ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निशान चाहर से, हु इज़ एन इनकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। हम उससे जानेंगे कि उसने कब अप्लाई करा, कैसे अप्लाई करा, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। So hey निशांत, welcome back to the channel. Hi sir, thank you for inviting me to your channel. So guys, निशांत के साथ हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है बेस्ड ऑन हिज RCGM इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हो। इट इज़ अ रियली ग्रेट वीडियो एंड अगर आप आगे जाके अप्लाई करना चाहते हो RCGM में या फिर अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू शुड गो एंड वॉच दैट। सो निशांत, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अप्लाई कैसे करें, कहाँ अप्लाई करें एंड क्या क्या तरीके अप्लाई करने के। सो बेसिकली अब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने कब अप्लाई करना स्टार्ट करा था एंड क्या क्या तरीक़ों से अप्लाई करा था। ओके तो जनरली 3 तरीके होते हैं ऑफ कैंपस अप्लाई करने के, ठीक है। मतलब इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है चैनल पे, बाकी मैं एक बार ही बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो तरीका होता है यार, वो करियर साइट पे जाओ, डायरेक्टली अप्लाई कर दो बिना किसी रेफरल के, बिना किसी रिक्रूटर को, HR को, किसी को भी अप्रोच करे हुए। ये वे नंबर 1 है। सेकंड जो तुम्हारा होता है यार, वो होता है कि तुम किसी से रेफरल लो। जॉब आईडी तुम्हें मिल गई कि हाँ एक ओपनिंग है वहाँ पे, जॉब आईडी पे तुम एक रेफरल ले लो किसी भी एम्प्लॉय से। अगर तुम्हारे कोई कॉलेज सीनियर है तो उससे ले लो, या फिर अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो लिंक्डइन पे जाके तुम ले सकते हो एंड अपना रेज्यूमे वगैरह अच्छे से शेयर कर दो उन लोगों को। एंड थर्ड जो तरीका होता है यार, तुम डायरेक्टली रिक्रूटर्स को या HRs को अप्रोच करो। अब वो या तो तुम डायरेक्टली लिंक्डइन पे कर सकते हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस कंपनी का कोई रिक्रूटर है या फिर इस कंपनी का कोई HR है एंड कंपनी हायर कर रही है। या फिर एक और वे जो होता है कि यार तुम्हारे किसी दोस्त को आया है मेल कि ये कंपनी हायर कर रही है, तुम उनसे मेल आईडी लो एंड उनको अपना रेज्यूमे सेंड कर दो एंड बता दो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन एट योर कंपनी एंड रेज्यूमे वगैरह देख के वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें रिप्लाई बैक कर देंगे, अगर तुम्हारा रेज्यूमे मतलब उस जॉब आईडी से मैच कर रहा होगा तो यही 3 वेज होते हैं। एग्जैक्टली। एंड रिफरल वाला सिस्टम काफ़ी पावरफुल है। लाइक रिफरल से क्या होता है कि तुम्हारा इनिशियल जो स्क्रीनिंग राउंड है वो स्किप हो जाता है एंड यू डायरेक्टली गो टू द इंटरव्यूज़। सो निशान, तुमने इतनी सारी जगह अप्लाई करा, लाइक तुमने मेरे को ऑफलाइन बता रखा है कि तुमने सैमसंग में, क्योरफिट में, इन जगह अप्लाई करा था। सो व्हाट डिड यू फाइंड वाज द बेस्ट वे, कि सबसे बेस्ट वे क्या था जैसे तुम्हारे सबसे अच्छे रिजल्ट मिले थे टू अप्लाई, लाइक रिफरल्स या फिर डायरेक्टली HRs को अप्रोच करना लिंक्डइन पे या फिर और कुछ? ये दोनों ही बढ़िया है। मतलब सबसे ज़्यादा सही तो मतलब डायरेक्टली HRs वगैरह का ईमेल मिल जाए। अगर मतलब होता है कई बार कि वो रिप्लाई नहीं करते क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पैम हो रहा है तो वो नहीं देख पाएंगे। मतलब सबसे सही वे तो वही है, अगर तुम्हें पता है कि ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही है एंड तुम्हें डायरेक्टली HR का ईमेल मिल गया कि ये मतलब HR है जो इस चीज़ के लिए मतलब कर रहा है, ये HR हायर करवा रहा है, मतलब मेनली कि ये उस सब चीज़ को ओवरलुक कर रहा है, तो बहुत सही चीज़ है। बट कई बार वो ना स्किप हो सकता है। तो सेकंड चीज़ जो बेस्ट होती है वो रेफरल्स ही होती है कि तुम्हें जॉब आईडी मिल गई कि इस जॉब आईडी के लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं एंड तुम रेफरल ले लो एंड अपने आप फिर तुम्हें आगे वाला प्रोसेस आ जाएगा, टेस्ट वगैरह आ जाएगा, देन इंटरव्यूज आ जाएंगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा था जब तुमने माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई करा। क्या वो ऑन कैंपस था, ऑफ कैंपस था, एंड उसमें मार्क्स का क्या रोल था? सो निशान, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अप्लाई कैसे करा तुमने। ओके तो यार ऑफ कैंपस का वही था कि मतलब ये जॉब आईडी जो मेरी वाली थी ना बहुत आ जा रही थी। मतलब वो अलग अलग टाइम फ्रेम में कुछ टाइम के लिए ऑन कर देते थे कि वो हायर कर रहे हैं, फिर उसको ऑफ कर देते थे। तो मैंने तो जनवरी में अप्लाई कर दिया था रेफरल के साथ एंड फिर इन्होंने फिर से अप्रैल में मार्च में इन्होंने बोला कि वी आर हायरिंग। तो जो PPO वाले लोग थे जिनको PPO मिला था फ्रॉम इंटर्नशिप, उनको आया था कि कोई भी तुम्हारा दोस्त वगैरह उसको बता दो कि वी आर हायरिंग एंड इस जॉब आईडी पे अप्लाई कर दो। तो मैंने चेक किया तो मैंने पहले से अप्लाई कर रखा था। तो आई वॉज लाइक यार नहीं आएगा टेस्ट, बिकॉज क्या पता वो कंसिडर करे ना करे उस चीज़ को। तो उसकी कोई डेडलाइन थी, डेडलाइन 30 मार्च थी। तो मैंने अप्लाई नहीं किया। फिर लकीली टेस्ट आ गया, 3rd 4th को टेस्ट था। मतलब 2 दिन में से 1 दिन टेस्ट देना था, 2-3 दिन बाद इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल्ड थे। तो ऑफ कैंपस ही था सब, ऐसे ही रेफरल लेके ही अप्लाई किया था एंड फिर टेस्ट लिंक आ गया था। ठीक है। तो यार एक बात बताओ कि मार्क्स की कितनी उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, या मार्क्स मैटर करते हैं क्या? क्योंकि कई लोग कॉलेजेस में मैंने सुना है कि 65% से ऊपर होने चाहिए, 75 से ऊपर होने चाहिए। लाइक मेरे कॉलेज में पर्सनली जब माइक्रोसॉफ्ट आती थी तो 75 अबव वाले बच्चों को लेती थी। तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया व्हेन यू अप्लाइड? राइट, 8 CGPA का क्राइटेरिया था। मतलब 8 CGPA एंड COEIT वगैरह मेंशन था वेबसाइट पे, बट EC वाले लोग भी अप्लाई कर सकते थे। मतलब उनमें ऐसा कुछ दिक्कत थी नहीं सर। नॉन सर्किटल ब्रांचेस मतलब COEIT एंड सर्किट ब्रांचेस को वो अलाउ कर देती है माइक्रोसॉफ्ट, बट CGPA क्राइटेरिया इज 8+। तो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया निशान ने कि मतलब इलेक्ट्रिकल एंड जो सर्किटल सिस्टम्स वाले बंदे होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आई गेस कि मैकेनिकल, बायोटेक ऐसे वाले लोग अब शायद अप्लाई ना कर पाए। एम आई करेक्ट? मतलब मैंने लोगों को देखा है माइक्रोसॉफ्ट में हायर होते हुए, मतलब इन ब्रांचेस से भी, बट
वो काफ़ी रेयर केस होता है मतलब फ्रेशर्स के लिए, बट एक्सपीरियंस के बाद अगर तुमने किसी और कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है फिर तो तुम मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट कर ही सकते हो, बट फ्रेशर के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है और ब्रांचेस से जाना वहाँ पे। तो अब चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू हम सबको पता है कि हार्ड होता है, लेकिन वो कितना हार्ड होता है एंड उसे क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम जानते हैं निशांत से, बिकॉज ही रिसेंटली क्रैक दैट इंटरव्यू, सो ही कैन गिव अस अ क्वाइट गुड इंसाइट इनटू हाउ डिफिकल्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू इज। सो निशांत, डिफिकल्टी लेवल कैसा था जब तुमने इंटरव्यू दिया माइक्रोसॉफ्ट का? तो माइक्रोसॉफ्ट के यार क्वेश्चंस तो मीडियम टू हार्ड थे, मतलब अगर तुमने पहली बार कर रहे हो तो मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल के थे, थोड़ा सोचना पड़ता ही है सब इंटरव्यूज़ में। एंड टोटल 3 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, 2 तुम्हारे मतलब एक दिन में हो जाते हैं एंड सारे एलिमिनेटरी होते हैं, मतलब एक भी राउंड में अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो तुम नेक्स्ट राउंड में नहीं जाओगे, ये सीन होता है। फर्स्ट 2 राउंड थे, सब में 3-3 क्वेश्चंस पूछे थे एंड मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर तुमने पहले से कर रखा है, कोई देखा है तो तुम्हें वो ईजी लगेगा, बट लेवल मीडियम टू हार्ड ही था। एंड देन थर्ड राउंड में बस एक ही क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज आल्सो मीडियम टू हार्ड लेवल एंड मतलब हो गया था, सारे क्वेश्चंस डूएबल थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मतलब तुमसे सीपी रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी पूछा था, थोड़ा बहुत लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी पूछे थे, इंटर्नशिप का भी पूछा था, बट ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव सेंट्रिक इंटरव्यूज़ नहीं थे, डीएसए सेंट्रिक इंटरव्यूज़ थे। एंड मतलब मेरे को बोला था लोगों ने कि तुम्हें लो लेवल डिज़ाइन भी पूछ सकते हैं, तुम्हें सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं, लास्ट राउंड में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैंने प्रिपेयर सब कुछ कर लिया था, बट एक्चुअली लास्ट राउंड में कुछ पूछा नहीं, बस डीएसए पूछा था, बिकॉज लास्ट 2 राउंड्स का फीडबैक अच्छा था एंड रेज्यूमे वगैरह सही था, तो उन्होंने बस एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा एंड फिर ऑफर मिल गया था कुछ टाइम बाद। ओके तो तुमने कहा कि मीडियम टू हार्ड लेवल के होते हैं, इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन हार्ड था या मीडियम था, वो हम कहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे रिलेटिव में, हमारी प्रिपरेशन के रिलेटिव में वो या तो मीडियम था या हार्ड था। तो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी थी जब तुम माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करने जा रहे थे? तुमने कितना रिवाइज वगैरह करा था, कितने एल्गोस वगैरह पढ़े थे? बेसिकली तुम्हारा मैं प्रिपरेशन प्रोसेस जानना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा नया प्रिपेयर करना चाहता है, ही हैज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि वो अभी कहाँ स्टैंड करता है एंड उसे क्या करना पड़ेगा आगे उस लेवल पे जाने के लिए। सो निशांत, कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? तो यार मतलब मैंने प्लेसमेंट से पहले अपने मतलब अगस्त से पहले काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, काफ़ी कॉन्टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर लिए थे, अराउंड 600 के अराउंड क्वेश्चंस मैंने लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रखे थे, फिर जीएफजी पे भी कुछ करे थे, कुछ इंटरव्यू बिट पे भी करे थे, तो मतलब ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली थी। बट बिफोर माइक्रोसॉफ्ट इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब मैं ट्रिप से वापस आया था, उसके 2-3 दिन बाद ही टेस्ट था, तो आई वाज लाइक कि सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, बिकॉज उनको ब्रशअप करना ज़्यादा मतलब इतना फास्ट सही है। एंड एल्गोरिथम्स वगैरह तो आती हैं, ऊपर से एक बार देख लेंगे, फिर से ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स देख लेंगे, जितनी भी एल्गोज थी वो देख ली थी, कॉन्सेप्ट्स तो पता ही थे। एंड मतलब इट वाज लाइक कि बस सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, बिकॉज सब्जेक्ट्स में अगर तुम कुछ चीज़ भूल जाओगे तो दिक्कत है। वहाँ पे डीएसए वगैरह का तो तुम लॉजिक सोच ही सकते हो ऑन द स्पॉट, अगर तुमने एक बार ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हैं चीज़ें तो बस यही था। ओके सो व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम निशांत इज़ कि तुम्हें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तुम्हें एल्गोज वगैरह, ऑब्वियसली इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंटिस्ट, इफ़ यू आर इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तुम्हें अपने एल्गोज वगैरह क्लियर होने चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत ही तगड़े लेवल की कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो, अगर तुम बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू बिट पे सॉल्व कर लेते हो, लीड कोड के जो लर्न सेक्शन में होता है वो सॉल्व कर लेते हो, तो यू विल हैव अ गुड शॉट एट माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यूज़। सो निशांत, अब फाइनली आते हैं यार कि प्रिपरेशन में, तो प्रिपरेशन के लिए कौन से रिसोर्सेज बेस्ट रहते हैं एंड स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट तुम क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट डायरेक्शन शुड इंटरव्यूई टेक? तो यार इस पे तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है वैसे अपने चैनल पे, प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड करके, उसमें सारे रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर रखे हैं जो मैंने खुद यूज़ करे हैं, मेरे नोट्स वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, ठीक है। और मतलब जनरली जो यूज़ करना होता है, और गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड यूज़ करना होता है। तुम्हें कोई अगर वीडियो वगैरह देखनी है, तुम यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, तुम किसी भी अच्छे यूट्यूबर की वीडियोज़ देख सकते हो, जैसे संचित जैन सर के होते हो, नॉलेज गेट जो चैनल है उस पर तुम्हें OSGBMS मिल जाता है, गेट स्मैशर्स करके एक चैनल है उस पर मिल जाता है, एक नीजो अकेडमी है। तो ये जो 2-3 चैनल्स है यार, इन पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल ही जाती है तुम्हें, और जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती वो गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाती हैं। तो यही 2-3 रिसोर्सेज हैं जो मतलब जनरली लोग फॉलो करते हैं, एंड वो बेस्ट है, मतलब कर सकते हो तुम ये चीज़ें फॉलो। ओके एंड मेरा अगला क्वेश्चन ये कि तुम्हारा जो रेज्यूमे था उस पर प्रोजेक्ट की कितनी वेटेज थी, एंड अगर तुमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करी थी तो उसकी क्या वेटेज थी? क्या उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड इंटरव्यूअर्स कितना वेटेज दे रहे थे उन सब चीज़ों को?
तो मोस्टली जो राउंड्स थे यार वो DSA सेंट्रिक ही थे, बट मतलब इंटरव्यूज़ में पूछा था अबाउट प्रोजेक्ट्स, मतलब मेरा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वाले प्रोजेक्ट का मेरे से पूछा था कि क्या किया था, कैसे किया था, चैलेंजेस क्या फेस किए थे, ठीक है, वो चैलेंजेस को टैकल कैसे किया था, एंड और चीज़ें, मतलब जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछे थे। बट इतना ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट सेंट्रिक नहीं था, DSA सेंट्रिक ही मोस्टली इंटरव्यू था। बट जैसे और पहले जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए उनमें पूछ लेते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड भी, एंड रेज्यूमे में मेरे डिसेंट प्रोजेक्ट थे, मतलब क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता हुआ था तो उसका वाला प्रोजेक्ट तो शाइन कर ही रहा था, और एक ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट था, एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था, एक वेब फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, तो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें थी रेज्यूमे में, तो वो सही चीज़ थी। सो माई थॉट आर कि ये चीज़ भी मैटर करती है आपके रेज्यूम में, लाइक इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड ओपन सोर्स भी। तो अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिली है तो आप ओपन सोर्स वगैरह कर लो, प्रोजेक्ट्स कर लो। अगर आपका उसका ही मन नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लो। लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग से बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। यू डू कॉम्पिटिटिव कोडिंग, यू गेट ऑन अ लीडर बोर्ड की कोड शेफ में आपने किसी लॉन्ग चैलेंज में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो रिक्रूटर्स विल कॉन्टैक्ट यू। इस पे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कैसे मेरे एक दोस्त को कोड शेफ के थ्रू कॉल आ गया था गूगल का, सो यू कैन वॉच दैट। सो निशांत, फाइनली कुछ पार्टिंग एडवाइस, जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस तुम्हारी तरफ से। यार एक दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब रिजेक्शंस तो पक्का आएंगे तुम्हारे, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुम एक कंपनी में अप्लाई करोगे या 2 में करोगे सबके ऑफर्स मिलते हैं। मेरे को भी 8-9 कंपनी से रिजेक्शन मिला था एंड फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में फिर से ऑफर मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिजेक्शंस बस फेस करना होगा यार तुम्हें, मतलब सोच लो कि हाँ रिजेक्शन तो आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन या इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने वाला है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो रोज़ प्रैक्टिस करो यार, रोज़। मतलब अगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना तो भी 1-2 क्वेश्चन कर ही लो। तो ये दोनों चीज़ें तुम ध्यान रखना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। बिल्कुल। कई बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार प्लेसमेंट नहीं लगी। हो सकता है आपकी ऑन कैंपस ना लगी हो, आपकी ऑफ कैंपस लग जाए। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर जनरली बेटर पेइंग देन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर आपकी ऑन कैंपस नहीं लग रही है तो ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करो, एंड बी इम्यून टू रिजेक्शन। लाइक रिजेक्शन आपके पास बहुत सारे आएंगे। मैं जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई करता था, जितने भी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करता था, उसमें से मेरे 95% तो रिजेक्शन के मेल आते थे। कहीं के तो मेरे को रिजेक्शन मेल के फॉर्मेट भी याद हो चुके हैं, मैंने इतना अप्लाई करा उन कंपनीज़ में। बट द थिंग इज ओवर टाइम यू गेट यूज टू इट, एंड कोई ना कोई अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। द वर्ल्ड विल नॉट निग्लेक्ट यू। अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, इंटर्नशिप्स पे ध्यान दो, एंड अपनी थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी सही रखो इफ़ यू आर इनटू दैट। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। एंड जितना फेमस निशांत की स्माइल है उतनी फेमस निशांत का यूट्यूब चैनल भी है, उसके नाम से ही है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। मैं टाइटल में भी टैग कर दूंगा, सो यू हैव अ ईजियर वे टू गेट टू इट। So thank you Nishant for coming on the channel and sharing your valuable advice. Thank you so much sir for inviting me to your channel. काफ़ी मज़ा आया फिर से बात करके। तो यार तुम्हें भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Till then, take care. Bye bye.